गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस आरोहण या इसको बोलते हैं असेंट ऑफ सेप। फिजियोलॉजी के अंदर असेंट ऑफ सेप, रस का आरोहण, प्लांट बॉडी के अंदर रस का आरोहण करना या वाटर का चढ़ना। बच्चों, सिंपल सी बात है, आप अपने आसपास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखते हो और उनकी हाइट जो है काफ़ी ऊंची होती है। ठीक है, तो बच्चों आपने सोचा होगा कि जो वाटर है सॉइल से रूट की हेल्प से वाटर इनके टिप भागों तक कैसे पहुंच पाता है। इतने लंबे लंबे जो पेड़ पौधे हैं, इतनी ऊंचाई तक जो जल है वो कैसे पहुंच पाता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इसी को अपने स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रसारोहण, रस का आरोहण या रस का चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना। बच्चों आपको मालूम है कि जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी में जो रूट्स हैं उनका मेन फंक्शन ये होता है कि सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके, खींच के, अवशोषित करके पादपों के टिप पार्ट शीर्ष भागों तक पहुंचाना। और यह इतना इजी नहीं है। इस मैकेनिज्म को अपने समझेंगे आज। बच्चों, प्लांट बॉडी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है उसका रास्ता क्या है, एक प्लांट बॉडी के अंदर वाटर का मार्ग क्या है। तो रूट की टीएस आपने देखी थी, कैसे वाटर है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, फिर तीसरी सेल के अंदर, फिर चौथी सेल के अंदर, ऐसे होते हुए जाइलम तक पहुंचता है और फिर जाइलम की हेल्प से फिर टिप पार्ट ऑफ द प्लांट, पादपों के शीर्ष भाग तक पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अपने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि रसारोहण की परिभाषा क्या है। रसारोहण या असेंट ऑफ सेप, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर। बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अप टू टॉप पार्ट ऑफ प्लांट्स। बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? जो पृथ्वी है किसी भी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। ये चौक मैं जब ऊपर की तरफ उछालूंगा तो वापस नीचे आएगा। बच्चों, ये एक फोर्स है जो चौक को नीचे की तरफ खींचती है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत जल का चढ़ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत पादपों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना, किसके माध्यम से? रूट्स के माध्यम से। यही क्या है? रसारोहण। इसी को क्या बोलते हैं? असेंट ऑफ शेप। पादपों द्वारा अवशोषित किए गए, पादपों द्वारा अवशोषित किए गए जल का गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है? रसारोहण या असेंट ऑफ शेप। बच्चों, इसके लिए यहाँ पर एक तरह का फोर्स या एक तरह का बल काम करता है। ठीक है, तो इसको अपने अब आगे देखते हैं। आपको मालूम है कि चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, बच्चों चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, ठीक है, अगर इनका टीएस काटते हैं तो कंडक्टिंग टिश्यू, प्रीवियस क्लास में आप स्टडी करके आए हो जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट बॉडी के अंदर चाहे रूट का सेक्शन काटो, चाहे स्टेम का सेक्शन काटो, चाहे लीव्स का सेक्शन काटो, कंडक्टिंग टिश्यू, संवहन करने वाले जो उत्तक हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों आपको मिलेंगे। बच्चों, अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम यहाँ वाटर का कंडक्शन करता है, जल का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? लीव्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान भोजन बनता है, फूड सिंथेसिस होता है, उसको पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ जाइलम एलिमेंट क्या करते हैं? जाइलम टिश्यू क्या करता है? वाटर को रूट से प्लांट के टिप भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? लीव्स के अंदर जो फूड बनता है, भोजन बनता है, पादपों के दूसरे भागों या अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो बच्चों, यहां पर मैंने लिखा है जाइलम इज द कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। वाटर को
संवहन करने के लिए जाइलम की आवश्यकता होती है। जाइलम के माध्यम से जल का संचलन होता है, संवहन होता है। ये बात आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा मैं दो टर्म्स क्लियर कर देता हूँ। कोहेंशन, एडहेंशन, ये दो अलग अलग प्रकार के फोर्स हैं। कोहेंशन, एडहेंशन। बच्चों कोहेंशन का मतलब क्या है कि जब दो एक ही प्रकार की वस्तुओं का अटैचमेंट, यहां देखो अट्रैक्शन बिटवीन, किनके बीच आकर्षण, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जल के अणुओं के साथ बंधना, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज कोहेंशन, ठीक है। दूसरा है एडहेंशन। एडहेंशन का मतलब है इसमें भी दो वस्तुएं आपस में बंधती हैं, जुड़ती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार की होती हैं। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं कौन सी हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स किसके साथ जुड़ते हैं? जाइलम वॉल, जाइलम की भित्ति के साथ। जो जाइलम एलिमेंट है उनकी जो वॉल है उनकी भित्ति के साथ वाटर का जुड़ना। जाइलम वॉल और वाटर दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों का आपस में अट्रैक्शन क्या कहलाता है? एडहेंशन। वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही जुड़ना क्या कहलाता है? कोहेंशन। तो ये दोनों टर्म्स आपके क्लियर हैं। अब अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 101% आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि रसारोहण को समझने के लिए डिक्सन एंड जोली ने एक मत प्रस्तुत किया, एक थ्योरी, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन फोर्स थ्योरी। बच्चों डिक्सन एंड जोली, ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, डिक्सन एंड जोली के नाम से भी पूछ सकते हैं या इसको बाय नेम ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन फोर्स थ्योरी के नाम से भी पूछ सकते हैं। चलो बच्चों सबसे पहले अपनी बात करते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन फंडामेंटल जो क्लास है उनमें ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के बारे में आप पढ़ के आए हो। ट्रांसपिरेशन क्या है आपको मालूम है कि जो लीव्स हैं, लीव्स में छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर स्टोमेटा, जिनको रंध्र बोलते हैं, मिलते हैं दोनों सरफेस में या उसकी पूरी सरफेस के ऊपर बिखरे हुए मिलते हैं। बच्चों ये रंध्र दिन के समय जब खुलते हैं तो पत्ती के अंदर, लीव्स के अंदर जो वाटर स्टोर रहता है वो वाटर भाप बनकर, वाष्प बनकर, ठीक है, एनवायरनमेंट में उड़ जाता है, लॉस हो जाता है। जब स्टोमेटा खुलेंगे, जब रंध्र खुलेंगे तो लीव्स की सेल्स के अंदर जो वाटर है वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में वातावरण में वो लॉस हो जाता है, उड़ जाता है। तो इस वाटर का भाप के रूप में लॉस होना ही क्या कहलाता है? यहाँ मैंने लिख दिया ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के कारण वाटर का लॉस होता है, जल हानि होती है। कहाँ से होती है? सबसे अधिक जो रंध्र मिलते हैं पत्तियों के अंदर। तो पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा है, रंध्र है, उनकी सहायता से जल का सर्वाधिक लॉस होता है और यह जल का लॉस ही क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। बच्चों ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन, यहाँ आप देखो वाटर जो प्लांट्स हैं, प्लांट क्या करता है? एक तरफ से तो वाटर को खींच रहा है, किसकी हेल्प से? रूट्स की हेल्प से। और दूसरी तरफ पत्तियां कहाँ होती है? टिप पार्ट पे। और दूसरी तरफ जो लीव्स हैं उनका भी काम है। उनका काम क्या है? जब स्टोमेटा दिन के समय खुलेंगे तो जो वाटर है वो वेपर के रूप में लॉस होगा। तो प्लांट बॉडी क्या करती है? एक तरफ से तो क्या है? वाटर को खींच रही है, एब्जॉर्ब कर रही है रूट्स की हेल्प से, और दूसरी तरफ उसकी जो लीव्स क्या कर रही है? उस वाटर को वाष्प के रूप में एनवायरनमेंट में छोड़ रही है, लॉस कर रही है। बच्चों ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों ही जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्यों? देखते हैं। ये जो थ्योरी है अब इसको डिटेल में अपनी देखते हैं। ट्रांसपिरेशन आपके समझ में आ गया कि वाटर का वेपर के रूप में लॉस होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब बच्चों यहाँ ये ऐसा क्यों होता है? यह आपने सीधी नॉर्मल सी बात है कि जो रूट हैं वे वाटर को क्यों एब्जॉर्ब करती हैं,
क्यों एब्जॉर्ब करती हैं? एक फोर्स उनके ऊपर लगता है जिसकी सहायता से वाटर ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होता जाता है और ट्रांसपिरेशन की सहायता से वाटर लॉस होता जाता है। यहाँ जो ये स्टोरी है कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्रांसपिरेशन से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि इस फोर्स थ्योरी का क्या नाम है? ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव थ्योरी। जब भी लीव्स के अंदर दिन के समय स्टोमेटा खुलेंगे तो जैसे ही स्टोमेटा अंदर खुलते हैं तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी वाटर का वेपर के रूप में लॉस या हानि स्टार्ट हो जाती है। तो लीव्स की जो सेल्स हैं उनमें जल बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा, सेल खाली हो जाएंगी। बच्चों वो अपनी पूर्ति के लिए पास वाली सेल से वाटर खींचेगी। अब पास वाली सेल से वाटर उस खाली सेल के अंदर आ गया तो फिर वो क्या करेगी? अपने पास वाली सेल से वाटर खींचेगी और वो फिर अपने पास वाली वाटर सेल से खींचेगी। तो इस प्रकार की एक जाइलम के अंदर एक टेंशन उत्पन्न हो जाता है, एक तनाव, एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और यह जो खिंचाव, जो फोर्स है, यह रूट तक चला जाता है। यह फोर्स रूट तक चला जाता है और रूट्स क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जल का अवशोषण करती है। इसको बोलते हैं, जो बल पत्ती से रूट की तरफ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स, ठीक है। और इसी फोर्स के माध्यम से जो रूट्स हैं वो वाटर को खींचती है। बच्चों अगर आपको डीपीडी मालूम है तो मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, जल के अणुओं की जो गति है वो सदैव कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ होती है। जैसे ही ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में पत्ती के अंदर जो सेल है उनके अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है तो उसकी डीपीडी क्या हो जाती है? उसकी डीपीडी बढ़ जाती है। बच्चों पास वाली सेल की डीपीडी कम हो जाती है तो वाटर क्या करेगा? पास वाली सेल से ऑटोमेटिक हाई डीपीडी वाली सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। और ये एक तरह का क्या है? खिंचाव, एक अटूट संबंध। क्यों? यहाँ पर एक प्रकार का फोर्स भी काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि दो फोर्स कौन से हैं? कोहेंशन एंड एडहेंशन। बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो वाटर का अटूट संबंध है ये क्यों नहीं टूटता? जल की एक धारा, एक कॉलम बन जाता है, स्तंभ बन जाता है, ये क्यों नहीं टूटता? इसमें दो फोर्स काम करते हैं, दैट इज आल्सो कोहेंशन एंड एडहेंशन। ये दोनों ही फोर्स की हेल्प से जल के अणुओं के साथ और जल के अणुओं का जाइलम एलिमेंट के साथ एक अटूट संबंध बन जाता है, जिसकी हेल्प से लीव्स से लेकर रूट तक वाटर का एक कॉलमन, वाटर का एक स्तंभ, अटूट स्तंभ बन जाता है और इजीली से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता चला जाता है रूट की हेल्प से और कहाँ पहुँचता है? लीव्स तक, यानी टिप पार्ट तक। और लीव्स का वहाँ क्या काम है? लगातार क्या करना है? ट्रांसपिरेशन करना है, वाटर का वाष्प के रूप में लॉस करना है। बच्चों ये जो फोर्स है इसकी हेल्प से जो वाटर है वो उसका एक अटूट संबंध बन जाता है और इसी को ही बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेंशन फोर्स थ्योरी। आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है।